हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। में हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं फार्मा विद प्रशांत। सो क्या पता चल गया होगा कि हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं पार्ट 2, जो कि हम टाइप्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन यहां पर देख रहे थे। जो पहली वीडियो में हमने प्रोसेस वैलिडेशन क्या है, प्रोस्पेक्टिव जो वैलिडेशन है वो हमने देखा कि कैसे उसमें प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन किया जाता है, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कॉन्करेंट वैलिडेशन और रीवैलिडेशन। सो आपको जल्दी से समझा जाता है, वो अभी तक आपने नए हो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगी, ताकि हमारे नए वीडियो जो आने वाले हैं काफी ज्यादा नॉलेजेबल और काम भी किया है, एमएससी किया है, बीफार्म किया है, बीफार्म किया है, एमफार्म किया है, ऑल ओवर आपको ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है, क्योंकि मेरे वीडियो में ऑल ओवर बनाता हूँ एजुकेशन के लिए, जो कि फार्मा इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, स्मॉल स्केल में काम, जो कि छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो उनके लिए सिंप्लीफिकेशन के तरीके से सारा कुछ नॉलेज मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे से हो सके उतना पूरा अच्छे से सिंप्लीफिकेशन तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि हर एक चीज आपको आसानी से समझ में आए और इजीनेस रहे बताने के लिए। अगर कोई पूछता है कहीं इंटरव्यू में, आप स्टूडेंट हो, आपको इंटरव्यू में बताने के लिए कुछ चीजें चाहिए समझने के लिए, तो वो चीज में आपको इजीनेस सिंप्लीफिकेशन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वैलिडेशन उसकी यूएसएफडीए गाइडलाइन कौन सी है वो भी मदद बता दो। यूएसएफडीए रेगुलेशन डिवीजन 2 पार्ट सी में रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का यहाँ पर जिक्र किया गया है। वहां पे आप अच्छे से पढ़ के और भी नॉलेज ले सकते। क्या है, कब किया जाता है वो हम अभी देख लेते हैं। इट इज कंडक्टेड फॉर अ प्रोडक्ट ऑलरेडी इन मार्केट। अभी समझ लीजिए यहाँ पे क्या था, प्रोसेस वैलिडेशन में हमने क्या देखा था। प्रोसेस वैलिडेशन में जो साइट पे न्यू प्रोडक्ट आता है वो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, वो साइट में ही वहां पे डेवलप हो रहा है, अंडर मॉडिफिकेशन में है, तो उसके लिए हम प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन पे अभी परफॉर्म करेंगे। पर रेट्रोस्पेक्टिव में यहाँ पर क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं वो 10 से 20 30 बैचेस जो है ऑलरेडी मार्केट में है, मार्केट में जा चुका है प्रोडक्ट। उसके बाद हम रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करेंगे। कब करेंगे, जब डिमांड रहेगी, जो कि मार्केट की डिमांड यहाँ पर रहती है कि रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन के डाटा उनको चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में एक्चुअली करते क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में जो नंबर ऑफ बैचेस हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई रहती है, 10 20 या 30 बैचेस जो हुई रहती है, उनके पिछले डाटा, उनके एनालिसिस के डाटा अपने को यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में यहाँ पर इंक्लूड करने रहते हैं, एग्जीक्यूट करने रहते हैं। उनके पिछले डाटा यहाँ पर निकाले जाते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है चला है, उसका एनालिसिस, एसपीएलसी के रिजल्ट, डीजो के रिजल्ट्स, उसके एनालिटिकल के मेथड के रिजल्ट यहाँ पर पूरे ओल्ड डाटा यहाँ पर लिया जाता है और उसको परफॉर्म किया जाता है। क्या, कैसे, वो उस डाटा के बेस पे, वो डाटा लेने के बाद उसको, वो जिस टाइम पे हम रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो बैच, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 बैच मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, 20 बैच मार्केट में चली गई है, बराबर। अब क्या करेंगे, 20 बैच मार्केट में चली गई, 10 बैच फॉर एग्जांपल हम आउट ऑफ इंडिया सेल कर रहे हैं, यूके, ओके, रशिया, ऐसे 2-3 अलग अलग कंट्री में शेयर कर रहे हैं। मार्केट है वो एनालिटिकल डेवलपमेंट, मतलब जो एनालिसिस रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का डाटा यहाँ पर रिक्वायर्ड, यहाँ पर मांग करती है कि हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का हमको डाटा दो कि कैसे उसका क्या प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट कैसा है, उसका एनालिसिस कैसा है। उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, 20 बैच तो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके ऑलरेडी हमने सैंपल तो निकाल के रखे होंगे हमारी साइट पे, जिसके 20 बैच के सैंपल से हम फिर से उसको रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन क्या करेंगे, जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट हमारा चला गया है, जो कि प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन हो गया उसका, उसके बाद बैचेस भी बना दिए हमने, 20 बना दिए, फॉर एग्जांपल 50 बैच भी बना दिए। उसके बाद वो मार्केट में चला गया बैच, 50 बैच हमारे मार्केट में चली गई। उस बेसिस पे हमने जो मार्केट में गया है, जिस मार्केट में जहां पे टेम्परेचर प्लस माइनस सिचुएशन में है, जिस भी टेम्परेचर सिचुएशन में है वहां उस कंट्री में, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन की मांग करेंगे कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव का वैलिडेशन का डाटा हमें दो। यहां तक कि फॉर एग्जांपल ये यूएसएफडीए रेगुलेशन डिवीजन 2 पार्ट सी में यूएसएफडीए जो प्लांट है वहां पे ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है कि ये डाटा उनको ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है। तो उन लोगों को वो डाटा जो कि उसी में काम कर रहा है, जो एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट चलाता है, जो किसी में काम कर रहा है, उस बंदे को अच्छे से पता होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि उसके पास हमेशा सैंपल जो है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन के वो आते ही रहते हैं। तो ये चीजों का इंपॉर्टेंस पता है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का। तो क्या होता है, 50 बैच मैन्युफैक्चरिंग हो गई, साइट जो मार्केट में चली गई, उसके बाद क्या करेंगे, जो
50 बैचों के सैंपल हमने रखे होंगे निकाल के। उस सैंपल में से अभी सैंपल कौन से टाइप्स के होते हैं वो भी मैं आगे डिस्कस करके बताऊंगा आपको, वो आगे वीडियोस में बहुत सारा कुछ आने वाला है। ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन है, रेट्रोस्पेक्टिव कॉनकरेंट रिवैलिडेशन, ये ऐसे ही नहीं हो जाते, उसके पीछे क्या रीजन है, कैसे उसको साइट पे लिया जाता है, किस बेस पे लिया जाता है, वो भी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ वीडियो में। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। 50 डाटा के हम क्या करेंगे, उसका जो सैंपल हमने कलेक्ट करके रखा होगा उस सैंपल से, तो सैंपल लेंगे उसका वहां से, और वो विड्रॉ करने के बाद उसका टेस्टिंग करेंगे। HPLC जो भी स्पेसिफिकेशन में रिक्वायर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का जो प्रोटोकॉल एग्जीक्यूटेड किया है, उस बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है अपनी वो टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे, उसका रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, उसका रिपोर्ट अप्रूव होने के बाद वो डाटा सॉफ्ट कॉपी हम भेजेंगे एज पर रिक्वायरमेंट मार्केट को। जिनको रिक्वायरमेंट है वो डाटा, वो प्रोडक्ट का डाटा हम उस मार्केट को प्रोवाइड करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन अभी कब नहीं होगा, अनअप्रोप्रिएट व्हेन देयर इज रिसेंट चेंज इन फॉर्मुलेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी। हमारी फैसिलिटी, इक्विपमेंट या फॉर्मुलेशन प्रोसीजर में हमें अगर चेंजेस लाते हैं, ये 50 बैच बन रही है हमारी साइट पे, 50 बैचेस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके बीच में ही हमने क्या किया, कुछ प्रोसीजर में चेंजेस आ गई, रिसेंट चेंज हो गया, कुछ फॉर्मुलेशन में इक्विपमेंट चेंज कर दिया या फैसिलिटी में कुछ चेंजेस कर लिया। टेम्परेचर कंट्रोलिंग में हम पहले जो टेम्परेचर पहले हम रिक्वायर करते थे, अभी वो टेम्परेचर बढ़ा दिया या कम हो गया। फॉर्मुलेशन प्रोसीजर में हम कुछ अलग प्रोसीजर बाइंडिंग कर रहे थे, वहां पे कुछ प्रोसीजर चेंजेस कर दी। यहाँ पे एक्सिपिएंट एक्टिव, वहां पे उस चीज में थोड़ा चेंजेस कर दिया कि क्या चीजें कम ज्यादा वो चीजें रिक्वायर्ड कर दी, तो उस चीज में हमारा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन यहाँ पर नहीं होगा, हमको फिर से प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन पे जाना पड़ेगा। अगर ये चेंजेस, अगर इसमें से कौन सा भी एक चेंजेस यहाँ पर होता है तो उस चीज के बेस पे हमको फिर से प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन परफॉर्म करने पड़ेगा। तो इज दैट क्लियर, आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। पर कॉनकरेंट वैलिडेशन, हमारा कॉनकरेंट वैलिडेशन कब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉनकरेंट वैलिडेशन, क्योंकि कॉनकरेंट वैलिडेशन दोस्तों, हमारा कॉनकरेंट वैलिडेशन होता है जब कि मार्केट रिक्वायरमेंट हो, मार्केट रिक्वायरमेंट वेरी फास्ट हो। अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं, 1-2 साल पहले कोरोना आया था, बराबर। तो कोरोना में क्या हुआ था, एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी पकड़ लो कि ऐसी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसने ऐसा ड्रग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया जो कि कोरोना के पेशेंट को ठीक कर सकता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल चाइना में तो पता ही आपको कि कोरोना की कैसी हालत थी, तो वहां पे कोरोना हो गया, तो उन लोगों को वो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, वो प्रोडक्ट हमारे साइट पे यहाँ पे डेवलप हो गया है, वो प्रोडक्ट उनको रिक्वायर्ड है जल्दी, क्योंकि वहां पे इतना तो टाइम नहीं कि हम प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन से जाएंगे, सॉरी इतना तो टाइम उनके पास ही नहीं था कि हम प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन से जाएंगे, 3 बैचेस लेंगे, उसके बाद हम वो प्रोटोकॉल उसका एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद रिपोर्ट अप्रूव करेंगे, उस बेसिस पे उस बैच को फिर आराम से रिलीज करेंगे। तो ये चीजें प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, बहुत ही ज्यादा टाइम ले लेती है ये सब चीजों करने का। तो कॉनकरेंट वैलिडेशन में क्या है, तो करंटली हमने वो चीज, वो ड्रग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करना है, उस बेसिस पे कॉनकरेंट वैलिडेशन मार्केट रिक्वायरमेंट जिसमें पेशेंट का बेनिफिट है, हमको जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट मार्केट में भेजना है, तो उस चीज में हम क्या करेंगे, कॉनकरेंट वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। ऑलरेडी लिखा है, प्रोसेस व्हेन करंट प्रोडक्शन बैचेस आर यूज्ड टू मॉनिटरिंग प्रोसेस पैरामीटर, हमको वो चीजें फिर वो हम एक बैच करेंगे, एक बैच भेजेंगे कॉनकरेंट वैलिडेशन के बेसिस पे, उसका बैच रिकॉर्ड भी टू बी एस्टैब्लिश्ड। ये सब चीजों में आपको बताऊंगा कि आगे डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर इस सब चीजों की कैसी होती है, पर डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस में आप अगर माइंड लगाओगे तो ये सारी चीजें आप ठीक से समझ नहीं पाओगे। तो अभी फिलहाल समझ लीजिए इन सारी चीजों का मतलब क्या है, क्या चीजें होती है, कैसे इंडस्ट्री में ये सब चीजें होती है, ये चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कॉनकरेंट वैलिडेशन में समझ गया आपको, जिस चीज में पेशेंट का बेनिफिट है, पेशेंट को जल्दी से जल्दी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, कहीं पे कोरोना पेशेंट जो है उनको जल्दी ठीक करना है, तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, कॉनकरेंट वैलिडेशन साइट पे कॉनकरेंट वैलिडेशन परफॉर्म करेंगी। एक बैच हो गई, कॉनकरेंट वैलिडेशन हो गया, उसका प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट कर दिया, कॉनकरेंट वैलिडेशन का उसका रिपोर्ट एग्जीक्यूट कर दिया, इंटरिम रिपोर्ट, उसका रिपोर्ट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कॉनकरेंट रिपोर्ट उसका बने, जो रिपोर्ट बनेगा वो, क्योंकि हमको 3 बैच तो उसकी परफॉर्म करनी ही करनी है, बट कैसे, इंटरिम रिपोर्ट। अभी करंट बैच जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई उसका हमने कॉनकरेंट वैलिडेशन ले लिया,
उसका सारी चीजें हमने पैरामीटर जिस तरीके से मैंने बताए थे उस तरीके से सब चेक कर लिए। उस बेसिस का उसका सैंपल भी हमने कलेक्ट कर लिया, कितने नंबर ऑफ सैंपल उसके निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टेबिलिटी के लिए कितना सैंपल निकालना है। ओके, तो उस बेसिस पे प्रोटोकॉल में सब मेंशन रहेगा। हमको लेना तो 3 ही वजह से, बट मार्केट रिक्वायरमेंट है, इस बेसिस पे हम इसका इंटरिम रिपोर्ट तैयार करके इसको हम रिलीज करेंगे मार्केट में। तो उस बेसिस पे कॉन्करेंट वैलिडेशन यहां पर किया जाता है मार्केट अर्जेंसी पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए। तो ये हो गई बात। अब रीवैलिडेशन दोस्तों 4th नंबर हम देख लेते हैं जल्दी से। रीवैलिडेशन कब किया जाता है, कब कितने साल बाद किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो रीवैलिडेशन बेसिकली ऑल ओवर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया है। ऑल ओवर जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उनकी इन हाउस एसओपी जो है वो अलग अलग उन्होंने प्रिपेयर की हुई रहती, तो हर एक का अलग अलग फंडा है। पर रीवैलिडेशन होता है 5 साल के बाद, जो कि हमने प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया, कॉन्करेंट वैलिडेशन। तो रीवैलिडेशन हमारा क्या हो गया, जो हमारे प्रोडक्ट वैलिडेटेड है ऑलरेडी हम प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन कर चुके हैं उस बेस पे, तो ऑलरेडी वो पैरामीटर्स ऑफ वैलिडेटेड है हमारे वहां पे। सब एक प्रोडक्ट है हमारा जो कि ऑलरेडी 5 साल पहले वैलिडेटेड है। कौन सा एक प्रोडक्ट ले लो आप जो कि ऑलरेडी वैलिडेटेड है, वो मैं ग्रेनुलेशन में हो गया, वो कंप्रेशन में हो गया, कोटिंग में हो गया, पैकिंग में हो गया, उसके सारी चीजें पैरामीटर जो है वो वैलिडेटेड है, उस चीज में उसका पैरामीटर सेट है। अब हम क्या करेंगे, रीवैलिडेशन में उसको चैलेंज करेंगे। जो हमने पैरामीटर उस टाइम पे वैलिडेट किए थे, एक्चुअल में अभी भी वो पैरामीटर वैलिडेटेड है, उस पैरामीटर को वही प्रोडक्ट जो वैलिडेटेड है, मैं वही प्रोडक्ट 5 साल के बाद वही मशीनों पे रन किया जाएगा, वही मशीनों पे उसका टेस्टिंग किया जाएगा। मैक्सिमम 1 बैच उसकी चेक की जाएगी, मैक्सिमम 1 बैच उसका लेके, या 3 बैचेस मिनिमम 1 बैच या मैक्सिमम 3 बैचेस भी उसके ले सकते हैं, और एज पर डिपेंड अपॉन साइट। तो उस बेसिस के उस पर रीवैलिडेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो उसमें हम चेक करेंगे कि हमारे ऑलरेडी जो पैरामीटर वैलिडेटेड थे वो अभी भी वैलिडेटेड है या नहीं। ओके, दैट्स। तो ये अभी रिसेंटली 5 साल के बाद तो इसका स्टैंडर्ड हो गया एज पर गाइडलाइन। उसका गाइडलाइन आपको नहीं बता देता, ICH Q10 R2 फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में आप चेक कर सकते हैं, शेड्यूल में पढ़ सकते हो, ट्रेलेक्स वॉल्यूम 4 एंड एग्जाम 15 में जाके आप वैलिडेशन A to Z समझ सकते हो। पर मैं जिस सिंप्लीफिकेशन के तरीके से आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें आपको समझने के लिए काम आएगी। तो इजीली आप, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अच्छे से कमेंट कर देना। और हम अभी मेजर इक्विपमेंट जब चेंज होते हैं, एग्जांपल मैं आपको बता दूं, चेंज इन रॉ मटेरियल। अभी चेंज इन रॉ मटेरियल क्या है, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन हमने कर दिया, उसके बाद रिसेंटली वैलिडेटेड भी हो गए 3 बैच पर। उसके बाद रिसेंटली हमने क्या कर दिया, मेजर चेंजेस कर दिए। किसमें, चेंजेस इन रॉ मटेरियल, डेंसिटी, पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। जहां से हम एक्सपीरियंस लेते थे वो मैन्युफैक्चरर वेंडर ही हमने चेंज कर दिया। या चेंजेस इन एक्टिव रॉ मटेरियल, एक्टिव रॉ मटेरियल हम किसी फॉर एग्जांपल ए कंपनी है और बी कंपनी है जिससे हम एक्टिव मटेरियल मंगा रहे हैं, पर हम ए कंपनी से हमारा वेंडर वैलिडेटेड है, मैन्युफैक्चरर है, उससे हम एक्टिव मटेरियल ले रहे हैं, पर हमने क्या किया, ए से ना लेके बी कंपनी से वही सेम मटेरियल हमने वहां से मैन्युफैक्चरर किया। तब क्या आएगा, रीवैलिडेशन हमको जाना पड़ेगा। चेंज इन पैकिंग मटेरियल, प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी में यूज होने वाला मटेरियल है पैकिंग होने के लिए, एल्यूमिनियम फॉइल, PVC फॉइल, प्रिंटेड फॉइल जो यूज होते हैं, प्लेन PVC फॉइल, उस चीजों में अगर कुछ भी मेजर चेंजेस हुआ जो प्राइमरी मटेरियल में, तो भी हमको रीवैलिडेशन यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ता है। और हमने सब कुछ चीजें देखी, नए इक्विपमेंट कैसे आता है साइट पे, क्वालिफिकेशन कैसे करते हैं, क्वालिफिकेशन के बाद हर एक न्यू प्रोडक्ट जो आता है साइट पे बनने के लिए उसका वैलिडेशन कैसे करते हैं, कौन से टाइप से वैलिडेशन के, वो सारे हमने देख लिए। अभी हम बढ़ते हैं जो कि बेसिक, और भी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे जो कि स्टूडेंट लोगों को समझने के लिए आसानी होगी। हम टैबलेट्स कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, टैबलेट से हम स्टार्ट करेंगे। कौन से टैबलेट्स कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका फ्लो क्या है, स्टार्टिंग से लेके डिस्पेंसिंग से लेके पैकिंग तक मैं आपको पूरा फ्लो बताऊंगा कि कैसे उसका फ्लो होता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, कैसे टैबलेट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, टैबलेट लास्ट तक पैक कैसे होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में। अभी रही बात
अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। तो ये सारी चीजें हो गई जो ये साइट पे लेने के लिए ये सारी चीजें को क्या करना पड़ेगा अपने को। अभी ऐसा नहीं हो गया कि प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन लेना है, न्यू प्रोडक्ट लेना है, चलो चलो न्यू प्रोडक्ट फटाक से ले लेते हैं, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्री तो प्रोसीजर होगा ना। तो डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर यहाँ पर क्या है दोस्तों, चेंज कंट्रोल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहां पर जो भी साइट पे होता है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन हो, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन हो, कॉन्करेंट वैलिडेशन हो। तो ये सारी चीजें कैसा होगा, चेंज कंट्रोल से। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना हो, मार्केट रिक्वायरमेंट हो, ओके, किसी मार्केट रिक्वायरमेंट है तो चेंज कंट्रोल से ही हमें साइट पे यहाँ पर चेंज कंट्रोल लेना पड़ेगा। उसका चेंज कंट्रोल में हमने मेंशन करा पड़ेगा, हमको प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करना है, रेट्रोस्पेक्टिव करना है, कॉन्करेंट करना है, ओके। तो ये सारी चीजें चेंज कंट्रोल में मेंशन रहेगी। तो नेक्स्ट हम आगे वीडियो में चेंज कंट्रोल भी देखेंगे, सब कुछ चीजें कवर करेंगे। पर अभी तक हमारे वीडियो पे नए हो आप लोग तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर चैनल पर नए हो, ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि स्टूडेंट लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो उनको जरूर से शेयर कर सकते हो, आपके टीममेट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके जो भी डी फार्म, बी फार्म, BSc, MSc, M फार्म, उन लोगों को आप जरूर से वीडियो शेयर करिए, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आ गई होगी, और सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाना ताकि हमारी जब भी न्यू वीडियो आए आपको जल्द से नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।